डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर किताब में कैसे पढ़ें, कई बार समझ में नहीं आता। तो आज हमने तीसरा टॉपिक हम लोगों का आ गया, जो एडीओ का कोर्स चल रहा है उसका तीसरा टॉपिक आ गया है। उसमें एक टॉपिक है सेल साइंस, यानी कोशिका विज्ञान, बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक। तो इसे आप अपने बुक में कैसे पढ़ते हैं, आइए इसे भी समझेंगे और सेल साइंस का समरी भी समझते हैं। आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं सेल साइंस क्या है, और साथ ही आप अपनी किताब में किस तरह से इसे अंडरलाइन करके और कौन सा इंपॉर्टेंट है ये समझते हुए इस पूरे टॉपिक्स को आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके बुक में दिया हुआ हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चूँकि उसमें ही आपको अंडरलाइन करना है। इसमें 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपको सुनाई दिखाई पड़ेगा, इसे समझ लीजिए। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। ये 3 शब्द आपको बराबर बड़ा सिमिलर टाइप का है। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। अब ये क्या है? एक कोशिका के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है, जिसे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। जीव द्रव कहते हैं कोशिका के अंदर का तरल गाढ़ा जो रंगहीन पदार्थ है, जो पतला है, तरल है, जलीय टाइप का है। ये कोशिका के अंदर के सारे जलीय तरल पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवन है। ऐसा द्रव है, ऐसा मैटर है, द्रव्य यानी मैटर, ऐसा द्रव है, मैटर है जिसमें जीवन है, इसलिए इसे जीव द्रव कहते हैं। क्योंकि इसमें जितने भी कोशिका के भाग हैं सब जीवन के, नए जीवन के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, राइबोसोम है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है। ये सारे जो कोशिका के भाग हैं, जिसे सेल ऑर्गेनील कहते हैं, जो कोशिका के अंदर होते हैं, ये नए जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। तो जीव द्रव का मतलब हो गया एक अंडे को आप समझ लीजिए, जिस तरह से एक अंडे के अंदर तरल पदार्थ होता है, जीव द्रव उसी प्रकार का है। यानी हर वो जीवित पदार्थ, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, इन्हीं में जीवन है। इन सभी का जो सबसे छोटा भाग है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, उसके अंदर जो तरल पदार्थ है, जो गाढ़ा है, जो रंगहीन है, इसे जीव द्रव कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवन है। अब आइए, ये 2 प्रकार का है, 2 भागों में ये बटा हुआ है। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बटा हुआ है। यानी अंडे के अंदर का जो तरल पदार्थ है, आप कहें, ये 2 भागों में है। इसके अंदर केंद्रक होता है, जो एक सेपरेट एंटिटी है, जो एक पतली झिल्ली से अपने जीव द्रव से अपने आप को अलग कर लेता है। यानी कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसमें से एक कोशिका का केंद्रक है। हर कोशिका में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये न्यूक्लियस उस कोशिका के अंदर एक सेपरेट एंटिटी के रूप में होता है, एक पतली झिल्ली से अपने आप को अलग कर लेता है। तो हर कोशिका के अंदर 2 भाग होता है, एक कोशिका द्रव यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली। कोशिका का जो द्रव्य है, मैटर है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो एक तो वो भाग हो गया, और एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, जो एक सेपरेट एंटिटी है, जो एक पतली झिल्ली से अपने आप को अलग कर लेता है, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर का द्रव जो पतली झिल्ली से कोशिका के अंदर के द्रव से अपने आप को अलग कर लेता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, कोशिका के अंदर जो पतला तरल पदार्थ होता है, रंगहीन होता है, उसे हम जीव द्रव कहते हैं। ये 2 भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस जो है अपने आप को कोशिका के द्रव से अलग करके पतली झिल्ली से अपना अंदर में अलग रहता है, और वो नए जीवन के निर्माण में सहायता करता है, क्योंकि केंद्रक ही विभाजित होता है और नए सेल के निर्माण में सहायक बनता है। तो 2 भाग हो गया, जीव द्रव्य के 2 भाग हो गए, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब आइए, ये जो जीव द्रव्य है यानी कोशिका के अंदर का जो तरल पदार्थ है, जो चिपचिपा है, थोड़ा सा गाढ़ा है, लसलसा है, ये किसका बना होता है? दिमाग में आता है कि ये किसका बना हुआ है? तो देखिए आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, जीव द्रव्य यानी कोशिका के अंदर का सारा जो द्रव्य है, मैटर है, तरल पदार्थ है, उसका 99% भाग 4 पदार्थों से बना है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10% लगभग, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन बन सकता है कि जीव द्रव्य का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, किसका बना होता है? तो ऑक्सीजन से बना होता है 76%। अब इसे अंडरलाइन कर दीजिए। कोशिका द्रव्य में भी अंडरलाइन कीजिए कि यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, ये याद रखिए, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए। केंद्रक द्रव्य को भी अंडरलाइन करना होगा, कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। और नीचे जीव द्रव्य का 99%, इसको तो अंडरलाइन करना ही है। और एक
टेढ़ी लाइन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मार दीजिए, है ना, ये अंडरलाइन हो गया। चलिए अब नीचे आते हैं, एकदम नीचे बीच में 2 लाइन छोड़ दीजिए। सेल, देखिए कोशिका आ गया। अब बता रहा कि कोशिका क्या है। अभी तक तो हम लोग इसके अंदर के द्रव्य के बारे में बात कर रहे थे। अब आइए सेल, सेल क्या है। तो सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक यानी फंक्शनल और संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है, इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक का मतलब है कि एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो इसमें जो कोशिका के भाग हैं वो नए जीवन को प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या हो गया, ये कार्यात्मक ये क्रिया कर रहे हैं, नई कोशिकाओं के निर्माण में ये क्रिया करते हैं, यानी न्यूक्लियस विभाजित होकर एक नया कोशिका का निर्माण करता है। तो ये कार्यात्मक इकाई है, यानी एक कोशिका ही विभाजित होकर दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करेगा, तो कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी, पहली बात तो ये कि एक विशाल आकार में भी सबसे छोटा पहला बूंद, पहला छोटा यूनिट कोई तो होगा, वहां से पूरा विशाल आकार बनेगा शरीर का। तो जो सबसे छोटा है, जैसे एटम हम केमिस्ट्री में बोलते हैं सबसे छोटा तत्व, हालांकि वो भी विभाजित होता है, लेकिन एटम को सबसे छोटा तत्व बोलते हैं। उसी तरह से जीवित पदार्थ का सबसे छोटा पदार्थ या यूनिट क्या है? तो कोशिका है। और ये कार्यात्मक, जीवन का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी ये नए जीवन के निर्माण में कार्य करता है। एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो कार्यात्मक इकाई है। और ये संरचनात्मक इकाई भी है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी एक विशाल शरीर एक छोटे से ईंट से, सिंगल ईंट से, एक सेल से बनता है। तो संरचनात्मक इकाई है, यानी एक ईंट पूरे घर का निर्माण करेगा, एक सेल पूरे शरीर का निर्माण करेगा। तो ये संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल। तो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, क्या है? कोशिका है। सबसे पहले लीवनहॉक ने 1674 में, सबसे पहले लीवनहॉक ने 1674 में कोशिका को देखा था, लेकिन इसे कोशिका नाम नहीं दिया और इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताया, इसलिए बस यहीं तक। अगर प्रश्न बन जाए कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, अंडरलाइन कीजिए, तो लीवनहॉक ने देखा, लेकिन इसका डिटेल्स नहीं बताया, इसलिए लीवनहॉक की इस बहुत बड़ी इसमें उपयोगिता नहीं है। आगे बढ़िए, एक लाइन छोड़ करके। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। यानी कहें कि कोशिका का खोज किसने किया, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसे कोशिका नाम दिया और यह भी बताया कि ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है और ये निर्जीव है। और ये ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया, हालांकि इसमें जीवन नहीं था। लीवनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा था, लेकिन डिटेल्स नहीं बताया और कोशिका नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, उसे कोशिका नाम दिया और यह भी बताया कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसी इसकी आकृति होती है 1665 में। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इसको भी कीजिए। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है, ये भी आप अंडरलाइन कीजिए। अब आइए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म जो एक बैक्टीरिया है, कोशिकाओं में सबसे छोटी होती है। बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया सबसे छोटी, कोशिका में भी सबसे छोटा तो कोई होगा, छोटा होता है ठीक है, लेकिन सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल है, शुक्राणु कोशिका है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर की तो मादा यानी अंडाणु, अंडाणु कोशिका, जो महिलाओं में अंडाणु कोशिका होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव के शरीर की, और सबसे छोटी स्पर्म सेल। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन याद रखिए, अगर पूरे सब में सबसे छोटा की बात होगी तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है। सबसे लंबी कोशिका, याद रखिएगा, लंबाई अलग चीज़ है, आपका कलम लंबा होता है लेकिन बड़ा बड़ा अंडा जैसे बड़ा होता है। तो लंबी कोशिका की जब बात होगी तो नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर सब में सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी तो शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन की जगह। श्लाइडेन और श्वान, ये मैथियस और थियोडोर आप नहीं भी याद कर सकते हैं, श्लाइडेन और श्वान याद रखिएगा। 1838-39 में श्लाइडेन और श्वान ने, इसे अंडरलाइन, ये तो लाल से लिखा हुआ भी है, अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, इन्होंने सेल थ्योरी दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया।
क्या क्या सिद्धांत दिया? 3 सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि कोशिका सारे जीवित पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है। दूसरा, जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पूर्व में बनी कोशिकाओं से बनी हैं, ये दूसरा सिद्धांत दिया। और तीसरा बताया कि कोशिका के निर्माण में केंद्रक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जो ये तीसरा सिद्धांत है किसका? श्लाइडर एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी दिया, सेल का सिद्धांत दिया, उसमें से तीसरा सिद्धांत है कि कोशिका के निर्माण में, नई कोशिका के निर्माण में केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्रिएटर है, मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए आगे कहें कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो माने होता ही है पहले, और यूकैरियोटिक, तो इसे आप यहाँ पर पढ़ लीजिए प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक। और इसमें भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर देखिए बॉक्स बना कर दिया हुआ है कि ये कोशिका के जो अंग हैं, कोशिका किन पदार्थों से, किन कोशिका के अंगों से बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी आधार पर, इसी के डिफरेंस के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अस्तित्व होता है। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक समझ लीजिए। उसके बाद आगे का टॉपिक आपको मिलेगा कोशिका के मुख्य भाग, जैसे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब कोशिका के अंग हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनील कहते हैं। ये आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किसे अंडरलाइन करना है और कैसे समझ कर पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।